नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबको एक बार फिर हम मिल रहे हैं आज। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा डिस्कशन कुछ अलग हट करके है। ये है क्लास 11th जो बिहार बोर्ड में हुआ है एग्ज़ाम। इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, क्लास 11th का पेपर हमने चूज किया है। एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें अच्छा है, इसलिए हम इस पर डिस्कस करना चाहेंगे। और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। खैर हमको नोटिफिकेशन या इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी इसके नोट्स हैं, कंडीशंस हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे उसके एक्सप्लेनेशन पर भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। ये देखिए लिखा है 1 पिकोमीटर को लिखा जाता है। जो पिकोमीटर है, 1 पिकोमीटर को मीटर में कितनी वैल्यू होती है इसकी। मीन्स 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। सल्फर का हवा में जलना, कार्बन का हवा में जलना, या उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना, धातु में जंग लगना। अर्थात अगर इसी को हम इंग्लिश में देखें तो ये क्या है बच्चा, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर। तो जहां बर्निंग की बात आएगी, कंबशन की, किसी के जलने की चीज आएगी, तो ये मेरा हो जाएगा केमिकल चेंज में, केमिकल। अब यहां पर भी देखिए बर्निंग है और यहां पर भी बर्निंग है, तो जहां बर्निंग आए वहां ये दोनों हो गए केमिकल चेंजेज में। ठीक, केमिकल चेंजेस। अब हम आगे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ वाइट फास्फोरस टू रेड फास्फोरस। ये देखो जो फास्फोरस की बात करते हैं, P फॉर फास्फोरस, यहाँ P4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है रेड फास्फोरस, दूसरा होता है वाइट फास्फोरस। तो वाइट फास्फोरस और दूसरा होता है रेड फास्फोरस। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है विथ चेंज द टेम्परेचर। और अगर केवल टेम्परेचर को चेंज करने से इसमें चेंजेज हो रहे हैं, एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मीन्स इट इज द फिजिकल चेंजेस। तो ये आपका हो जाता है कौन सा, फिजिकल चेंज। ये फिजिकल में हो जाएगा बच्चों। और ये आपका जो है रस्टिंग ऑफ मेटल, तो दिस इज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों होगा भाई, क्योंकि जो मेटल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा। रिएक्शन के बाद फिर क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा। जैसे हम अगर आयरन को ही ले लें, तो जो आयरन है उसका पहले हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड बनाने के बाद फिर वो मॉइस्चर के साथ करेगा तो उसके हाइड्रेटेड जो हमारे हैं ऑक्साइड बन जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रस्टिंग है वो केमिकल चेंज है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज आपका क्या हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी आपका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए भाइयों, ये क्या दिया है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई दैट इज AMU बराबर होता है। AMU किसके बराबर होता है, ऑप्शन है आपके पास 1.66 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 12 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 1/12 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आपको बता दें कि जो 1 AMU होता है वो होता है आपका 1.6
7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब जहाँ न्यूमेरिकल की बात आएगी तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए चलेंगे, लेकिन अभी चूँकि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो हम लोगों को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ये मेरा वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? तो ये आपका है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इट इज़ इक्वल टू द 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4.5 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या क्या है? जो 4.5 ग्राम अमोनिया है इसमें अणुओं की संख्या क्या होगी? तो भाई देखिए ये ग्राम है, इसको अंग्रेजी में पहले एक बार पढ़ लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम अमोनिया इज, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल पर बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो बच्चों न्यूमेरिकल पर चलने के लिए थोड़ा सा हम आप के इस कॉपी का भी हेल्प लेना चाहेंगे। ये देखिए, आप पढ़े हो कि नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, अब पूछ क्या रहा है देखिए इसके बारे में पूछिए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर अपॉन 6.67 और 6.623 इंटू 10⁻23, ये हो गया। अब आपको दिया क्या है, इसमें जो गिवन है ये है भाई, जो गिवन है वो दिया क्या है जरा उसको देख लेते हैं। वो दिया है कि 4.25 ग्राम अमोनिया इज, अमोनिया कितना है भाई? अमोनिया है आपका W इज इक्वल टू 4.25 ग्राम। ठीक है, और चूंकि आपका अमोनिया है तो उसका मोलर मास ऑफ अमोनिया हो जाएगा, ये हो गया 14 + 3 इज इक्वल टू 17, ये भी हो गया। अब देखो गिवन मास कितना है भाई, ये हो गया आपका जो गिवन मास है ये, चलिए ये दिया है, मोलर मास दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, ये दिया है, तो अब आपस में दोनों को इक्वेट करा दो। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फार्मूला हो जाएगा कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.23 इंटू 10⁻23। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, जो W है ये है आपका 4.25, मोलर मास है बच्चों उसका 17, ये उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 6.23 इंटू 10⁻23, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपको मिलने वाला है उसकी वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी किसके इक्वल? वो आएगी नियर अबाउट आएगा 1.5 इंटू 10⁻23 के। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब चलते हैं देखते हैं। ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा किसके इक्वल? ये आपका ये बी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये रहा 5। 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के आधिक्य में पूर्णतः जलाने पर कितना ग्राम? 3 ग्राम जलाने पर प्राप्त CO2 का भार होगा। अब देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिए आप सब। क्वेश्चन है
3 ग्राम, एक मिनट थोड़ा छोटा कर दें, हाँ, ताकि दोनों काम हो सके ना। 3 ग्राम कार्बन को किस में जलाना है भाई, पढ़ लो इसको। द वेट ऑफ CO2 formed when 3 gram of carbon is completely burnt in excess of oxygen E. ऑक्सीजन इज, तो मतलब कहने का मतलब है कि कार्बन को आप ऑक्सीजन के अधिक में पूर्णतः जलाते हैं। चलिए हम देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हम जो कार्बन है उसको जब जलाएंगे तो बनेगा मेरा क्या, CO2 बनेगा। अब कार्बन का मास होता है 12 एटॉमिक मास, तो चलिए हम इसको ले लेते हैं 12 ग्राम। तब उस समय मेरा ये CO2 कितना बन रहा है बच्चों, ये कार्बन का एटॉमिक मास हुआ 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का हुआ 16 इज इक्वल टू 44, इतना ग्राम बनेगा। मतलब आप कह सकते हो कि 12 ग्राम कार्बन को जलाने पर कितना ग्राम, 44 ग्राम आपका क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन को कितने ग्राम, ये देखो कह रहा द वेट ऑफ 3 ग्राम। अब 3 ग्राम कार्बन को आपको जलाना है, तो यहाँ से 3 ग्राम अगर ये जलेगा, 3 ग्राम जलेगा कार्बन, तो हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म, कितना कार्बन डाइऑक्साइड मेरा बनने वाला है। तो आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, ऐसे करना है कि जब 12 ग्राम कार्बन बना रहा है कितना, 44 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना होगा बच्चों, ये होगा 44/12, इसलिए 3 ग्राम कितना होगा बनाएगा, ये होगा 44/12 गुणे के 3, तो क्या होगा, चलिए जरा बताइए भाई। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 4 11 जा 44, तो 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11 ग्राम क्या बनेगा, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब देखिए ये 11 ग्राम कहाँ दिया है आपका, इसको ज़रा देख लो आप, ठीक है। तो 11 ग्राम के लिए कहाँ जाएंगे भैया, किस ऑप्शन में दिया है, इट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बी जो होगा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम वीडियो को बड़ा कर लेते हैं, ठीक, ये रहा। अब चूंकि न्यूमेरिकल तो है नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो भाई न्यूट्रॉन का आविष्कार आपको तो पता है कि चैडविक भैया थे, वही किए होंगे, और कौन कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो आपने कहा कि जेम्स चैडविक हैज़ डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। कैसे आपको पढ़े हैं, ई टा पर नाच, एन फॉर न्यूट्रॉन, सी फॉर चैडविक, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जो होगा ये है आपका, नाभिक बाह्य परमाणु क्षेत्र में रहता है। जो नाभिक है उसके बाहरी परमाणु क्षेत्र में क्या रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कि सिर्फ न्यूट्रॉन होता है, या थर्ड ऑप्शन है कि सिर्फ प्रोटॉन होता है, और यो डी ऑप्शन इज सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो भाई हम सब जानते हैं कि जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, नाभिक के चारों तरफ घूमता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी शुड बी द करेक्ट आंसर, मीन्स इलेक्ट्रॉन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन गिवन इन इंग्लिश, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आ जाए भाई। क्या है आपका क्वेश्चन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन फॉर एन एटम कंटेन्स, क्या रखता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रखता है, नहीं ये गलत आंसर है। ओनली न्यूट्रॉन नहीं, ओनली प्रोटॉन नहीं, मेरा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा एक आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसके द्वारा पॉजिट्रॉन को व्यक्त किया जाता है? तो जो पॉजिट्रॉन होता है बच्चों, ये होता है E+1 ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मीन्स क्वेश्चन में देखा जाए, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है, फॉलोइंग इज पॉजिट्रॉन रिप्रेजेंटेड, सो दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और जरा इसको देखते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम्स, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं हो सकती हैं। यह कथन है किसका है भैया? ऑप्शन ए है कुंट्स के नियम, बी इज द अबाउ सिद्धांत, सी है आपका अनिश्चितता का सिद्धांत, डी है आपका पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं सेम क्वेश्चन। No two electron in an atom can have all the four quantum number identical. This statement is of, जो NCERT है, NCERT में आप पढ़ेंगे तो आपको दिया है कि no two electron can have same set of all four quantum number. किसी दो इलेक्ट्रॉन, किसी एक एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। इट इज़ गिवन बाय द साइंटिस्ट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इन्होंने ये बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर सारे वैल्यू भी चेंज हो जाएंगे, सेम होंगे, तो कम से कम जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो ज़रूर चेंज होगा। एक के लिए जो क्लॉकवाइज है उसके लिए +½ होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए -½ होगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर मेरा चेंज होगा। जो हुंस रूल है, इन्होंने बताया था कि फुल फिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया था कि इन ए गिवन एटम, कोई एटम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में है उस एटम के, वो पहले क्लॉकवाइज और सब में एंट्री करेंगे। ठीक है, सिंगल, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। अबाउ ने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। और अबाउ ने कहा था कि अबाउ ने क्या बोला था भाई कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही हम भरते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में इंटर करेगा, फिर उसके बाद एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल के ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है भाई, कि इन्होंने कहा था कि द वेलोसिटी एंड मोमेंटम, वेलोसिटी एंड पोजीशन या फिर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली एट ए गिवन टाइम। ठीक, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है, मोमेंटम है, जो वेलोसिटी है और उसका पोजीशन एक साथ एक ही समय में निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर एक सही आएगा तो दूसरे में ज़रूर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज आएगी आपकी। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों, यह है कि क्रोमियम, जिसके लिए दिया है Z=24, का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आपको पता है कि जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम जो होता है, देखो ये एक्सेप्शनल केस है, एक क्रोमियम और एक कॉपर। क्रोमियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 24, और हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक तो मेरा हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या होगा, ये होगा मेरा, देखो 4s2 और 3d4। तो हाफ फिल और फुल फिल इज मोर स्टेबल। किसने बताया था? हुंस ने। अभी हमने बात किया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ d का जो है, चूँकि अगर d ऑर्बिटल हम बनाएं बच्चों, तो ये देखो d ऑर्बिटल जो होता है इसमें 5 होते हैं, 5 d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक, अब 1 2 3 4, ये तो पार्शियली फिल्ड हुआ और ये लेस स्टेबल होगा।
लेस स्टेबल। तो अब क्या करेंगे हम कि ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे किसको, 3d को, और तब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s1 3d5। देखिए ये कहाँ मिलने वाला है आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, उसके बाद 3d5, आप चाहो तो पहले लिख सकते हो 3d5, तो 3d5 और 4s1 कहाँ मिल रहा है हमारा, आंसर नंबर हमारा ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो आर्गन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, उसके बाद 3d5 4s1, ये रहा अकॉर्डिंग टू हुंसुल। ठीक है, और ध्यान रहे ये हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, टू गेन द स्टेबिलिटी ये बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन क्या करें, इसमें 70 क्वेश्चंस हैं, कुछ हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये है एक गैस, कोई गैस है, आरंभ में 1 वायुमंडलीय दाब पर है, मतलब इसके लिए प्रेशर दिया है बच्चों। प्रेशर क्या दिया है, प्रेशर ध्यान रहे, प्रेशर है दाब P बराबर P इज इक्वल टू 1 atm दिया है। इसे अपने आरंभिक आयतन के, जो उसका आरंभिक आयतन मान लीजिए ये P1 हो गया, उसका आरंभिक आयतन मान लीजिए V1 हो गया, V1 इज इक्वल टू V हो गया। अब कह रहा है इसे अपने आरंभिक आयतन के 1/4 में संपीड़ित करने के लिए उस पर प्रयुक्त किया जाने वाला आवश्यक दाब है। थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1 वायुमंडलीय दाब, बी है 2 वायुमंडलीय दाब, सी इज द 4 वायुमंडलीय दाब, डी इज द 1/4 वायुमंडलीय दाब। अब जरा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये है कि ए गैस, ध्यान दीजिए, ए गैस इज इनिशियली एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब उसका P1 जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो गया, टू कंप्रेस इट टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो भैया, आपने कहा कि सर ठीक है, आपका P1 हो गया कितना 1 atm, V1 हो गया V, तो वहाँ पर P2 क्या होगा वही पूछ रहा है, जबकि आपका V2 कितना हो गया बच्चों, ये इनिशियल कितना है V है, इसका 1/4 हो गया, 1/4। अब आप पढ़े हैं फार्मूला, ये आपके जिम्मे छोड़ देते हैं कि ये कौन सा फार्मूला है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब इसमें आप रख दीजिए, P1 हो गया 1, V1 हो गया आपका V, P2 हो गया आपका निकालना है, V2 हो गया 1/4। तो यहाँ से P2 अगर लें तो ये हो जाएगा कितना, ये देखो ये V हो गया, ये V कैंसिल हो गया बच्चों, P2 कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 4 atm। ये हो गया आपका 4 atm कितना है, कहाँ भैया, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, गैस स्थिरांक, मतलब द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज, सॉरी इन SI यूनिट इज, SI यूनिट में जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि जो SI यूनिट होती है गैस के लिए, उसकी वैल्यू आप सबको पता है, ये होता है 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ कहने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए क्या है, कॉमन है, क्योंकि हर जगह न्यूमेरिकल में आप इनको यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। जरा आप क्वेश्चन को पढ़िए और आप चाहें तो हमको कमेंट में भेज भी सकते हैं अपना आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपके सामने। ये है 44 ग्राम CO2 का STP पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक हमारे पास फार्मूला होता है क्लास 11th में जिसका कोई तोड़ नहीं है मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये है, यहाँ क्वेश्चन है आपका कि 4.4 ग्राम
CO2 का STP पर आयतन क्या होगा। ये देखो, तो आप पढ़े हो भाई कि अभी हमने जो शुरू में फार्मूला बताया आपको कि 1 मिनट, हाँ चलिए यहाँ कर लेते हैं ये हल्का सा, ठीक। क्या बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। अब बताइए भाई, यहाँ से गिवन मास कितना है आपका, ये है 4.4 ग्राम। मोलर मास CO2 के लिए कितना होता है भाई, CO2 के लिए जो मोलर मास होता है ये होता है 44। अभी हम लोग पीछे कैलकुलेट भी किए हैं। अब यहाँ से इनको भेज दो इधर, तो ये जा कर के हो जाएंगे 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP। तो कितना होगा भाई जरा बताइए। ये देखिए कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.1 और इसमें मल्टीप्लाई जब कर देंगे आप तो ये हो जाएगा 2.24 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब आप देख लीजिए कहाँ पर है ये आपका, हमको लग रहा है कि बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कम से कम 20 क्वेश्चन तो देख ही लो आप, ठीक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या है भाई आपका, निम्नलिखित में कौन गैस डाल्टन के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करता है। ये नहीं पूछ रहा है कि करता है, ध्यान रहिए, कह रहा है नहीं करता है। तो सबसे पहले ये जानो आप कि जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है वो कहता क्या है। वो कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिव गैसेस आपस में मिक्स किया जाए तो जो उनका प्रेशर होगा, और सबका मान लीजिए कि गैस में मतलब मिक्स करने के बाद इन द मिक्सचर उनका गैस P1 P2 P3 हैं, तो हमारा P टोटल जो होगा वो होगा उनके आंशिक दाब के योग के बराबर। दैट इज P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नियम तभी लागू होगा जब हमारे जो गैस हैं वो क्या हो, नॉन रिएक्टिव हो। नॉन रिएक्टिव मतलब आपस में रिएक्ट न करें, मतलब उनकी रिएक्टिविटी कम से कम, ठीक। अब देखते हैं कि रिएक्टिविटी कम से कम किसकी ज़्यादा है या ज़्यादा से ज़्यादा किसकी है। तो भाई देखो भाई, क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ही, आप सबको पता है, ये किसी से कोई बात छिपी नहीं है। और वही हाल SO2 की है। तो जहाँ क्लोरीन है तो जैसे ही इसके साथ जाएगा रिएक्शन करेगा ही, तो हम C को मार देते हैं ऑप्शन में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल मध्यमान वर्ग वेग का व्यंजक नहीं है। मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन दैट इज फार्मूला नहीं है। तो ध्यान दीजिए, नहीं है, नॉट की बात कर रहा है। तो भाई देखो ये होता है 3√3 RT/m। और आपको ये भी पता है कि यहीं से एक फार्मूला आप पढ़े हैं PV इज इक्वल टू NRT। और अगर N इज इक्वल टू 1 मोल हो तो PV इज इक्वल टू RT होगा। कब, जब N की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब RT रख देंगे PV की जगह या RT की जगह PV रख देंगे इसी वाले फार्मूला में, तो आपका B भी मिल जाएगा क्योंकि RT विल रिप्लेस बाई PV। तो आपका ये दोनों तो सेम ही हैं। अब वहीं पर द्रव्यमान इज इक्वल घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो भाई ये भी हमारा वही ऑप्शन है। रह गई बात हमारे इस D की, तो D जो है यह उसका सूत्र नहीं है। तो बात समझ में आ गई, कौन आंसर सही है आपका, D इज द करेक्ट आंसर। D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है बच्चों, यही नहीं है तो आपको D ही सेलेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारे वांडर वाल गैस पर है।
जैसा कि आप दो फार्मूला पढ़े हैं, एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं, दूसरा वान डर वाल गैस इक्वेशन पढ़े हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये कह रहा है वान डर वाल समीकरण निम्नलिखित में किसके व्यवहार की व्याख्या करता है? आदर्श गैस के लिए करता है कि वाष्प के लिए करता है कि वास्तविक गैसों के लिए करता है या फिर अवास्तविक गैसों के लिए? फिर से पढ़ रहे हैं। द वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आइडियल गैसेस, रियल गैसेस और वेपर और नॉन रियल गैसेस। तो भाई आपको पता है कि आइडियल गैसेस के लिए जो हमारा चलता है वो कौन चलता है? वो चलता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा है वान डर वाल। तो वान डर वाल जो होता है वो रियल गैसेस के लिए होता है जहाँ अट्रैक्शन होता है। ठीक, बात समझ में आ गई बात? तो B इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कह रहा है कि एक द्रव अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर साम्यावस्था में रहता है। औसत में दोनों अवस्था में अणुओं का निम्नलिखित में से कौन बराबर होगा? आपका ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या कुल ऊर्जा और अंतर आणविक बल। क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है। तो भाइयों देखो यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं क्या है इंग्लिश में। चलिए, कह रहा है कि ये लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट on an average of the molecule in two phases which of the following is equal? भाई देखो ये लिक्विड है, is in equilibrium with its vapor at its boiling point। तो हमारा ऑप्शन होने वाला है D, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को लॉक किया जाए। ये है मेरा निम्नलिखित में कौन गहन गुण है? अब गहन गुण क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट पर डिपेंड करे, जो मास पर डिपेंड करे, जो बाहरी कुछ और ऐड कर दो उसके मालिक्यूल तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। यहाँ इंटेंसिव जो खुद में ही अंदर मतलब किसी एक्सटर्नल मास को ऐड करने पर इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको इंटेंसिव की बात करते हैं। यहाँ पर जो मेरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा मास हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? मास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिव जैसे ही मास ऐड करोगे आप तो प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक, जबकि वॉल्यूम क्या है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बस ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी कल के लिए छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया CO प्लस हाफ O2 गिव्स आउट CO2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एक फार्मूला आप पढ़े हैं, चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू, क्या पढ़े हैं बच्चों? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT, ये पढ़े हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए, डेल्टा H इज इक्वल टू आप पढ़े हो डेल्टा U प्लस P इंटू DV पढ़े हैं। ठीक, अब यहीं से आया डेल्टा V जो पढ़े हैं ना, तो PV इज इक्वल टू NRT पढ़े हैं कि नहीं आप? PV इज इक्वल टू NRT पढ़े हैं ना, PV इज इक्वल टू NRT। वहीं से अगर PV की बात रख दें हम, P इंटू डेल्टा V कर दें तो ये डेल्टा NRT हो जाता है। तो यही P इंटू डेल्टा V की वैल्यू यहाँ अगर हम रख देते हैं तो मेरा हो जाएगा फार्मूला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT। ठीक, क्यों? क्योंकि R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डेल्टा E इज द इंटरनल एनर्जी। आप इसको कहीं कहीं डेल्टा U से भी इंडिकेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डेल्टा N क्या है। डेल्टा N जो होता है बच्चों, ये होता है डेल्टा N इज इक्वल टू, यहीं लिखते हैं, डेल्टा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट होता है।
अब आपका गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं भाई, देखो एक गैस मालिक्यूल है तो ये हो गया एक, माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, एक तो ये हो गया, आधा ये हो गया, ये हो गया, मतलब 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 हो गया। तो आप यहाँ 3/2 रख दो और जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब जैसे ही -1/2 आप इसमें रखते हो तो देखो जरा मिलता क्या है, ये मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E -1/2 RT। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा H जो है उससे बड़ा डेल्टा E है, क्योंकि डेल्टा E से हाफ RT घटाने के बाद तब जाकर के वो डेल्टा H के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि डेल्टा E आपकी बड़ी क्वांटिटी है डेल्टा H से, मतलब B आपका सही आंसर होगा। B क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट में लिखकर भेजिए आप हमारे लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। किसी यौगिक की इंथैल्पी बराबर होगा, मीन्स द इंथैल्पी ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स हीट ऑफ कंबशन, B इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन, C है हीट ऑफ रिएक्शन, D है हीट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड किसी यौगिक का इंथैल्पी किसके बराबर होगा, उसके दहन ऊष्मा के, कि उसकी गठन ऊष्मा के, या फिर अभिक्रिया की ऊष्मा के, या फिर घोल की ऊष्मा के। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो हमारा इंथैल्पी ऑफ कंबशन इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड होगा वो होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनेगा मतलब कंपाउंड बनेगा उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा उसके इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक। बाकी 20 के क्वेश्चन हम कल अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो हो जा रहा है बहुत बड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सबको जय हिंद जय भारत।